बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक हमने चार्ज को आप समझो प्रोड्यूस भी कर दिया। चार्ज एनर्जी रखता है, चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा सकता है, चार्ज का फील्ड आपने पढ़ा। ठीक है जी। फिर पोटेंशियल का एक कंसेप्ट पढ़ा। तो शुरू में मैंने आपको बताया था जो चैप्टर है उसको हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया था। चार्ज, फिर फील्ड, फिर पोटेंशियल, और लास्ट में अभी एक टॉपिक रहता है, इसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है जी। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 और टॉपिक नंबर 11.10 कैपेसिटर, ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो ये लास्ट इसका टॉपिक होगा, लेकिन इसमें सब टॉपिक्स हैं आगे, वो डिस्कस हम बारी बारी करेंगे। ठीक है जी। तो देखें, चार्ज तो प्रोड्यूस हो गया, चार्ज फोर्स भी लगा सकता है, वो फील्ड भी बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट इसी कोशिश में थे कि किसी तरह इस चार्ज को हम स्टोर करके रख सके। कोई ऐसा डिवाइस हो जिसमें चार्ज आप स्टोर करके रखें, फिर लॉन्ग टर्म में आपको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप इसको यूज़ करें। तो इस कोशिश में शुरू में एक साइंटिस्ट ने, इसका नाम था प्रोफेसर लीनन, उसने अपने थीसिस में लिखा था कि चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं एक जार के फॉर्म में। ठीक है जी। तो उसको शुरू में लीनन जार के नाम से इसको जाने जाते थे, बाद में इसका नाम जो है ना कैपेसिटर रख गया, कंडेंसर भी इसको पढ़े जाते हैं। तो एनर्जी को ये स्टोर करके रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है। अब फिर ज़रूरत के वक्त ये पूरा एनर्जी को रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारे हमारे जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपके ट्यूबलाइट्स है, फैन है, उसको जस्ट स्टार्ट करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है ना। जितना हमारे जो घरों में करंट आते हैं वो ज़्यादा 30 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होते। तो ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। मान लो ये जो टेबल है इधर पड़ा हुआ है, इसको जस्ट शुरू में स्टार्ट करने के लिए, शुरू में अगर इसको मूव कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। एक दफ़े चलने के बाद फिर ये इसको इतना एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू में इसको एक स्टार्टर के तौर पर जो है ना कैपेसिटर को चार्ज किए जाते हैं, फिर फ़ौरन डिस्चार्ज होगा तो ट्यूबलाइट्स जो है ना वो ऑन हो जाते हैं, या फैन है तो वो का जो है ना एक पीरियडिक साइकिल में वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के तौर पर वो काम करता है और वो ज़्यादा एनर्जी देता है। तो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, और इसका कंस्ट्रक्शन, ये काम किस तरह कर सकता है, इसकी कैपेसिटेंस वगैरह की थोड़ा सा हम बात करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है जी। तो डिफाइन कर लेते हैं जी, व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जी। ऐसा डिवाइस चार्ज को स्टोर करने के लिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर होता है। ठीक है, सिंपल सा ये इसका एक डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको आपके बुक से ही यहाँ पे हमने ड्रा किया है। दो पैरेलल प्लेट्स, कोई बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल होता है, बीच में ये पेपर रख दिए जाते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। तो उसको एक स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट कर दो और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये बैटरी इसको चार्ज कर देगा। ठीक है ना। तो एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही पैरेलल प्लेट्स जो है ना वो कैपेसिटर बन जाते हैं, जो कि स्मॉल डिस्टेंस से हमने डिस्प्लेस किया हुआ है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन अगर आप इसका देखना चाहें तो ये दो पैरेलल प्लेट्स पर मुश्तमिल है, जो कि स्मॉल डिस्टेंस डी से ये सेपरेट किया हुआ है। और इसके बीच में इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, जिसकी इंसुलेटर इसके बीच में हम इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है जी। और अमूमन ये माइका वगैरह, वाटर भी होता है, सॉरी वाटर नहीं होता, जो ऑयल वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, पेपर भी यूज़ कर लेते हैं, माइका यूज़ करते हैं। तो मुख्तलिफ इसके टाइप्स में वो फिर आ जाते हैं। ठीक है। और जब पे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे ही मान लो ये आपने जो प्लेट है, इसको V1 को हमने नाम दिया हुआ है, इसको अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से तमाम इलेक्ट्रॉन को ये सक कर देगा। ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी इस प्लेट से तमाम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। तो इसका मतलब इस पे क्या आएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पूरे प्लेट पे, जबकि इस प्लेट पे ये इधर चार्ज को इंड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज को इस पे इंड्यूस कर देगा। तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये एक जो है मान लो एक बैटरी बन चुका है। ठीक है ना, कैपेसिटर। अब ज़रूरत क्या होता है, आप यहाँ से बैटरी को हटाओ, ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब लगाओ, तो ये जब चार्ज वापस आते वक्त इस बल्ब को ग्लो कराएगा। तो एनर्जी आप इसको यहाँ से हटाने के बाद इसके अंदर स्टोर रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है।
फिर अगला तो डिफाइन और कंस्ट्रक्शन ही है इस टॉपिक में, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं कैपेसिटर जो है ना, तो वो कैपेसिटेंस क्या है ये वगैरह और इसके यूनिट्स वगैरह भी साथ पूछ लेते हैं, इसका डेरिवेशन भी वो आगे जाके हम करेंगे। ठीक है, तो अगला इसमें है टॉपिक आपके बुक में, इसको 11.16 10.1 का नाम से दिया हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट। कैपेसिटेंस क्या है जी? कैपेसिटेंस है वैल्यू किसका? कैपेसिटर का। चार्ज को स्टोर करके रखने की जो वैल्यू है, ये चार्ज स्टोर कितना स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसको वैल्यू को बताएगा जी कौन? कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की चार्ज स्टोर रखने की एबिलिटी का नाम क्या है जी? कैपेसिटेंस है। तो डिफाइन कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक डिफाइन, हम आगे जाकर इसका यहाँ पे आपको लिख दूंगा मैं आखिर में। यहाँ पे एक डेरिवेशन हमने, क्योंकि शॉर्ट साइड डेरिवेशन है, इसको कैपेसिटर इक्वेशन बोलते हैं, उसको डिराइव करना है। उसके लिए मान लो इस बैटरी की वजह से जो चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू, वो चार्ज यहाँ से वो ट्रांसमिट कर रहा है इस प्लेट पे, इसकी वजह से चार्ज क्यू आ गया। इसके वजह से इन दोनों के दरमियान जाहिर है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एक हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो वी पोटेंशियल डिफरेंस है क्यू चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से। देन देखिए एक्सपेरिमेंटल ये इफेक्ट है, अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। देन एक्सपेरिमेंटल आप कह सकते हैं, देखिए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी होगा। ठीक है, चार्ज ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा क्रिएट होगा इनके दरमियान। ठीक है जी, क्लियर है बात यहाँ तक? यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। देखिए यहाँ से जो है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओ यहाँ से, तो दो चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करते थे, आपको याद है होगा, एक इक्वलिटी, एक कांस्टेंट। इक्वलिटी और एक कांस्टेंट, इक्वलिटी और सी, इसमें कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया। यही सी क्या है जी? कैपेसिटेंस, जो कि हम बात कर रहे थे। वेयर सी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉन एज कैपेसिटेंस। ठीक है ना? तो इसका वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहें तो सी वी इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, चार्ज अपॉन वोल्ट, जो है ना पोटेंशियल या वोल्टेज भी इसको कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। अब देखें, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इस फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज, इसका रेशो, चार्ज और पोटेंशियल के दरमियान रेशो से भी, द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन दी प्लेट्स। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डिफाइन कर लेते हैं। अब इसका ऐसा यूनिट देखें, इसको कैपेसिटेंस को हम मेयर तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट इसको मेयर करने का लिए जो यूज़ करते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम पे फेराड है। ठीक है ना? फेराड एफ से इसको डिनोट करते हैं। अब एफ फेराड किसके बराबर है जी? यहाँ से आप ध्यान में रख सकते, चार्ज अपॉन वोल्ट है ना, जो कि सी के बराबर है। तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो कूलम अपॉन वोल्ट फेराड के बराबर है। तो कैपेसिटेंस 1 फेराड तब होगा जब किसी भी कैपेसिटर जो है उस पे 1 कूलम जो चार्ज डिपॉजिट होने की वजह से इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट क्रिएट हो जाए। 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट हो और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, तो हम कहते हैं उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है 1 फेराड के बराबर है। डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी 1 फेराड इफ इट स्टोर 1 कूलम ऑफ चार्ज हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में अलग से दे दिए जाते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना? दो मुख्तलिफ टाइप के कैपेसिटर होते हैं, जिसमें आपके पास राउंड भी होते हैं, आपके पास सर्कुलर भी होते हैं। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, और आपके बुक में भी सिर्फ यही एक ही टाइप को आगे डिस्कस किया हुआ है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा और वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इसी जो है ना टॉपिक में। तो एक पॉइंट यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, यहीं से आगे बढ़ने से पहले देखें, ये जो सी है वो कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, लेकिन आप यहाँ से देख रहे हैं ये जो सी है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में है। ठीक है ना, इन्वर्स रिलेशन में है। तो आप यही सोचेंगे अगर वोल्टेज बढ़ गया तो कैपेसिटेंस को डिक्रीज होना चाहिए,
तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज नहीं होगा। कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट रहेगा। अब क्या होता है जी, अगर आप वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ये जो चार्ज है उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होंगे, तो ओवरऑल वैल्यू इसका क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा। ये आपस में वैल्यू चेंज होता है और वैल्यू जो है ना कांस्टेंट। अब एक कैपेसिटेंस अब किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, फिर वोल्ट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, चार्ज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसी किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है इनके ज्योमेट्री पे, ठीक है ना, शेप पे। कैपेसिटर की शेप किस टाइप के हैं और मीडियम पे इसके अंदर जो यूज़ करते हैं, तो शेप पे डिपेंड किस तरह करता है। कैपेसिटर इंक्रीज डिक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, वो इस टॉपिक में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसमें हम क्लियर करेंगे, ठीक है जी। देखिए आप डिस्कस कर लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने वही कैपेसिटर लेट कर दिया है जो हमने पैरेलल कैपेसिटर ही लिया था शुरू में, जो एग्जांपल के तौर पर जो हमने ले लिया। दो पैरेलल प्लेट्स आपस में ऐसे रखे हुए हैं, स्मॉल डिस्टेंस डी से इसको सेपरेट किया हुआ है, और बीच में हमने वैक्यूम लिया है, एयर है, इसके अंदर कोई जो मीडियम प्लेस नहीं किया। और एक प्लेट जो है ना का पोटेंशियल डिफरेंस हाई जो पोटेंशियल पे V1 है, दूसरा जो लो पोटेंशियल पे है V2 है जो नेगेटिव प्लेट पे, और डिस्टेंस D है। और बैटरी की वजह से जो चार्ज यहाँ से इधर जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिखा है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स इज C, वैक्यूम जो है वो Q/V है, ठीक है ना। वैक्यूम जब प्लेस करेंगे तो Q/V के बराबर आता है। अब इसमें एनर्जी हमने स्टोर करना है, लेकिन एनर्जी चार्ज के फॉर्म में तो स्टोर नहीं होगा, लेकिन आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है इनके दरमियान, पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान फील्ड क्रिएट होता है, और फील्ड ई के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसको Q और V को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के फॉर्म में लेके जाना है, इस इक्वेशन को चेंज करके, क्योंकि ई के फॉर्म में ही ये स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे Q का वैल्यू और V का वैल्यू हम जो है वो डिराइव करके इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम यहाँ से कैपेसिटेंस इसका फाइंड कर सकते हैं। तो चार्ज क्या चीज़ है जी, यहाँ पे Q जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो चार्ज डेंसिटी से आएगा। व्हाट इज मीन बाय चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया में आने वाले चार्ज को चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, ठीक है। स्मॉल एरिया पे आने वाले चार्ज का वैल्यू को चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ से Q का वैल्यू निकालना चाहे तो Q इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स A होगा, तो Q का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारे पास, ठीक है। अब V का वैल्यू फाइंड करेंगे। V का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जी, कहाँ से फाइंड करेंगे। V का वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट से, आज जो शुरू का जो टॉपिक हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल्टा R से, ठीक है। फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा की जगह पर हमने V1 माइनस V2 डिवाइड बाई डेल्टा R की जगह पर D डिस्टेंस हमने रखा है। ये जो माइनस का साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको मैंने रीअरेंज करके डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है जी। क्लियर है बात ये। नेक्स्ट देखें, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, V2 माइनस V1 करो तो V ही आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, जो इसको हमने V से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि पोटेंशियल जो है ना वो हमेशा प्लस होता है, आपको पता है। माइनस भी हो, इसको साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन पोटेंशियल प्लस हो रहा होता है, तो E इज इक्वल टू V अपॉन D। यहाँ से इक्वेशन हमारे पास आ गया E का, लेकिन हमें E नहीं चाहिए, V का वैल्यू चाहिए, ठीक है। V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये E इधर आके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा D के साथ, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने की वजह से V का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर पैरेलल प्लेट E का वैल्यू हमने गासेस लॉ के जो सेकंड एप्लीकेशन था वहाँ से डिराइव किया हुआ है। E का वैल्यू फॉर पैरेलल प्लेट के लिए E का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, रिकॉल करें, ठीक है। जो पीछे पड़ा है वो आपने बोलते हुए नहीं जाना, उसको भी याद रखना है। वहाँ से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से E का वैल्यू हमें पता है, इसी इक्वेशन में पुट करो, V इज इक्वल टू ED में E का वैल्यू पुट करो, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है, V इज इक्वल टू किसके बराबर आया जी, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमने V का वैल्यू पुट करना है, इधर से हमने E का वैल्यू इधर पुट किया तो सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन D इधर से आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को E में यहाँ से पुट करके V का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है जी। क्लियर है।
इस इक्वेशन को v का वैल्यू भी आ गया इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 2 में q का वैल्यू आ गया। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनता है एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई डी, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये वहाँ पे इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से आता है। इसका मतलब जो है ना कैपेसिटेंस किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है जी, एक तो एप्सिलॉन नॉट पे वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, आपको पता है, ठीक है। ए क्या है जी, एरिया है, किस चीज़ का, प्लेट का एरिया है, और डी उनके दरमियान डिस्टेंस है। इसका मतलब ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरिया, डिस्टेंस पे और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। तो ये आ गया वैक्यूम के लिए। मान लेते हैं हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं, दो प्लेट्स के दरमियान अगर कोई मीडियम प्लेस करो तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा कितना टाइम्स, एप्सिलॉन आर टाइम्स, ठीक है जी। वो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज होगा। तो मीडियम के केस में कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा, सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट तो था ही, एप्सिलॉन आर इसमें इंक्रीज हो जाएगा ए डिवाइड बाई डी। यही इक्वेशन को थोड़ा सा हमने यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है जी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जो कि हम पहले भी डिस्कस करके आए। यहाँ से एप्सिलॉन आर का वैल्यू फाइंड करना चाहे तो आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सी मीडियम को लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दो, तो यहाँ से तमाम चीज़ें सेम है, कैंसिल आउट होगा, सिर्फ एप्सिलॉन आर बच जाएगा, जो कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइड बाई सी वैक्यूम होगा। तो एप्सिलॉन आर जो है यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसको एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे जी, सी मीडियम क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों का दरमियान रेशियो को ही एप्सिलॉन आर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक और डिफाइन हम कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस विद देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है जी। तो यहाँ तक था इस टॉपिक में। नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर में हम इसी का जो सब टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे, कैपेसिटर से ही रिलेटेड है आगे अगला टॉपिक्स भी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है ये 10th में भी था, थोड़ा सा यहाँ पे तो डेरिवेशन इसमें एक्स्ट्रा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं कैपेसिटेंस जो है वो, तो आपने इसको अच्छे से समझना है, बार बार आप देखें वीडियो को, और इसको आपने अपना लेक्चर खुद, अपना जो नोट्स है वो आपने खुद तैयार करना है अच्छे से, ठीक है जी। और नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।